एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज भावना पुरी एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश में। दो बुक्स हैं, स्नैपशॉट एंड हॉर्नबिल, और आज हम हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो बच्चे जो राइटर है इस चैप्टर के वो है खुशवंत सिंह। उन्होंने ये चैप्टर अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के लिए लिखा है। और इस चैप्टर में सबसे पहले जब उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी ग्रैंड मदर को, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी जो दादी है, जो ग्रैंड मदर है, शी इज लाइक अदर ग्रैंड मदर्स। जो बाकी दादियां होती हैं थोड़ी ओल्ड होती हैं, डल फेस होता है, पेल जिसको हम बोलते हैं, जिनकी शाइन चली जाती है, तो ऐसी ही मेरी दादी है। और ऐसा लगता है जैसे 20 साल हो चुके हैं और जैसे वो पहले थी अभी भी वो वैसे ही है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने समय में मेरी दादी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, लेकिन इस चीज़ को यकीन करना, इस पर बिलीव करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा राइटर कहते हैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में बताते हैं कि जैसे अंगीठी होती है घर में, मेंटल पीस, उसके ऊपर एक पिक्चर टंगी हुई है, और वो पिक्चर खुशवंत सिंह के दादाजी की है, जिन्हें देखकर ये लगता है कि भैया ये तो इतने बूढ़े हैं, इतने ज्यादा ओल्ड हैं कि शायद ही इनकी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे। लगता है इनके सीधा ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे थे, ठीक है। और उन्होंने सिर पे टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, उनकी ग्रे कलर की बियर्ड है, लॉन्ग बियर्ड है, जो कि उनकी चेस्ट के बहुत ज्यादा पार्ट को कवर कर लेती है, ठीक है। अब उन्होंने बोला अपनी दादी के बारे में, तो और ज्यादा डिटेल्स देते हुए वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। देयर आर रिंकल्स ऑन हर फेस फ्रॉम हेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, और वो ना किस तरीके से चलते हैं, शी इज शॉर्ट इन हाइट, और उनका एक, जैसे आप बोलते हो कुबड़ जिसको आप बोलते हो, हम, तो उनके बैक पे एक हम्प है, तो जब वो वॉक करती हैं तो फिर अपना एक हाथ रखती हैं एक वेस्ट पर यानी कि कमर पर, और जो उनका दूसरा हाथ होता है वो कहाँ पर होगा, दूसरे हाथ में वो रखती हैं द बीड्स ऑफ हर रोसरी, यानी कि जैसे वो जपते हैं ना माला जो होती है, तो वो माला अपने हाथ में वो हमेशा रखती हैं, और वो एक इनऑडिबल प्रेयर गाती रहती है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि वो अपनी बचपन की टेल्स यानी कि कहानियां सुनाया करती थी, बट दोज वर अब्सर्ड, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो उन टेल्स, उन कहानियों को सुनकर खुश नहीं होते, बहुत ही अजीबो गरीब से खेल हुआ करते थे पहले जमाने में। सो राइटर इन्हीं चीजों के बारे में बताता है और कहता है मेरी जो दादी है ना, जब वो हॉबल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो अपने वेस्ट पर हमेशा रखती है। एंड शी लुक्स लाइक दी विंटर लैंडस्केप, जैसे विंटर में माउंटेन्स वगैरह आप देखोगे, बर्फ के लिए सब कुछ व्हाइट है, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो बिल्कुल वैसे ही जो मेरी दादी है वो पीस को यानी कि कामनेस को, शांति को रिप्रेजेंट करती है। अब राइटर ये बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा, बिजनेस के पर्पज से सिटी यानी कि शहर में चले गए, जबकि मैं अपनी दादी के साथ विलेज में रहा करता था। सो जो समय इसने अपनी दादी के साथ विलेज में स्पेंड किया है, बिताया है, ये उसके बारे में सबसे पहले हमें बताते हैं। इन्होंने बोला कि जब मैं विलेज में अपनी दादी के साथ रहता था, तो मेरी दादी रोज सुबह मुझे उठाती थी, नहलाना धुलाना सारा काम वो करती थी, और स्कूल के लिए मुझे रेडी किया करती थी। ब्रेकफास्ट में हम लोग स्टील चपाती खाते थे। स्टील मतलब जो बासी रात की चपाती होती है, तो उसके ऊपर वो घी और शुगर को स्प्रिंकल करके ब्रेकफास्ट में खाया करते थे। साथ ही कुछ सेवरल चपाती, काफी सारी चपातियां जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए भी लेकर जाते थे। दादी रोज सुबह उसको जब रेडी करती थी स्कूल के लिए, तो वो कुछ इनऑडिबल प्रेयर गाया करती थी। एक्चुअल में दादी चाहती थी कि जो खुशवंत सिंह है, जो उनका पोता है, वो उस प्रेयर को सुने और सीखे, लर्न करे। बट खुशवंत सिंह उस प्रेयर को सुनता तो था, बट इसलिए नहीं कि वह सीखना चाहता, जस्ट बिकॉज उसे अपनी दादी की आवाज बहुत पसंद थी। अब होता क्या है कि वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। अब जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल के बराबर में था, तो दादी जाया करती थी टेम्पल में, एंड शी यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स, जो नॉवल किताबें होती हैं, होली बुक्स होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको दादी रीड किया करती थी। और उसी दौरान स्कूल के बरामदा में जितने भी स्टूडेंट सब बैठे होते थे,
और जो टीचर उनको अल्फाबेट सिखाता था वो एक कोरस यानी कि एक सुर में, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब भी यही होता है, एक ही लय में, तो वो बच्चे अल्फाबेट्स को रिपीट किया करते थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब दादी उसकी स्कूल की तैयारी किया करती थी ले जाने के लिए, तो वो उसकी स्लेट प्रिपेयर किया करती थी। उसमें प्लास्टर किया जाता है, येलो कलर से स्लेट को कलर किया जाता है, और इंक पॉट होता था, अर्दन मतलब मिट्टी का बना हुआ, रेड पेन, ये सब चीजें बंडल में रख के दादी और पोते दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। जैसे ही दोनों का, दादी ने स्क्रिप्चर्स पढ़ ली, बच्चे ने अल्फाबेट सीख लिए। दोनों जब स्कूल से और टेंपल से वापस आते थे तो रास्ते में इतने सारे स्ट्रे डॉग्स उनको मिलते थे ना, पीछे भागने लग जाते थे। उन्हें पता है कि भैया यहाँ से हमें मिलेगी चपाती, ठीक है। सो दे ऑल वर ग्राउलिंग, बार्किंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। तो सारे डॉग्स ऐसे ही किया करते थे। ये तो बात हो गई विलेज की। अब हुआ क्या, पिताजी सेटल हो गए सिटी में, एकदम बिजनेस मस्त चल रहा है, बढ़िया। उन्होंने बोला दादे पोती से, चलो आप लोग भी सिटी में आ जाओ। तो जब ये लोग विलेज को छोड़कर सिटी में गए, सो इट वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट इन द राइटर्स लाइफ। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटी में जाने पर उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हुआ, इंग्लिश मीडियम था सारी चीजें। तो दादी भी इतनी ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी। पहले तो उसको स्कूल की चीजों में हेल्प कर देती थी, होमवर्क करवा दिया करती थी, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम होने की वजह से दादी अपने पोते की ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी। दूसरा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो बस के थ्रू, मोटर बस के थ्रू जाया करता था, सो इस समय दादी उसको लेने या छोड़ने भी नहीं जा सकती थी, काफी दूर था स्कूल, राइट। तीसरा, क्योंकि स्ट्रीट में डॉग्स थे ही नहीं, सो वो जो टाइम ये एक साथ स्पेंड किया करते थे वो थोड़ा सा कोलैप्स कर गया, थोड़े से डिफरेंसेस आने लगे। हालांकि सेम ही रूम में रहते हैं, कॉमन रूम शेयर किया करते थे, बट फिर भी। तो दादी ने डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स है, उनको फीड करवाने की जगह स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा तो हो गई। अब स्कूल के बाद उन्होंने, वैसे स्कूल की एक दो बातें और है, जैसे कि स्कूल में उसको अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी, लाइक साइंस करवा रहे हैं, इंग्लिश करवा रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। तो जो दादी है उनको थोड़ी ये सब चीजें पसंद नहीं थी। वो ये चाहती थी कि इन बच्चों के स्कूल्स में स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाए, धार्मिक पुस्तकों के बारे में, गॉड के बारे में समझाया जाए, लेकिन वो सब चीजें इनको पढ़ाते नहीं थे। एक दिन राइटर ने बताया कि आज ना दादी स्कूल में ना म्यूजिक लेसन हमें करवाया गया। अब दादी ये बात सुन के डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये मोनोपॉली है, मतलब ये एक मात्र अधिकार है छोटे लोगों का, प्रोस्टिट्यूट्स का या अलग प्रोफेशन के लोगों का, तो ये हम जैसे लोगों के लिए सही नहीं है, ऐसा दादी का मानना था। सो उस दिन के बाद से तो दादी बहुत ही रेयरली बात किया करती थी अपने पोते से, ठीक है। अब उसका स्कूल ओवर हुआ एंड ही टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। अब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। रूम क्या था, बदलना पड़ा। अब वो थोड़ा और बड़ा हो चुका है, नाउ ही नीडेड हिज ओन प्राइवेसी, तो रूम चेंज हो गया था, अलग अलग रूम में रहने लगे। सो दादी ने अपनी जो सिक्लूजन है, जो लोनलीनेस, अकेलापन है, वो एक्सेप्ट कर लिया था। अब उन्हें पता था कि मुझे अलग ही रहना पड़ेगा। सो अपना टाइम पास करने के लिए, पूरा दिन बिताने के लिए वो तीन चीजें किया करती थी। सबसे पहले वो ना स्पिनिंग द व्हील, शी यूज्ड टू स्पिन द व्हील, चरखा चलाया करती थी। ज्यादा से ज्यादा समय उनका चरखा चलाने में ही चला जाता था। दूसरा, शी वॉज ऑलवेज बिजी विद द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि वो मोतियों की माला से जप करने में हमेशा व्यस्त रहती थी। दैट इनऑडिबल प्रेयर, जो कि मैं आपको बता रही थी। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे दिन में आधा घंटा उनका एक हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था, और ये वो समय है जिस समय जो दादी है वो स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करती थी। वो स्पैरोज, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आ जाया करती थी, 1000 तो नहीं आती होंगी, बट ऐसा लिखा हुआ है बुक में। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आ जाया करती थी। कोई दादी के शोल्डर पे बैठी है, कोई सिर पे बैठी है, कोई पैरों में बैठी है। सो द ग्रैंडमदर यूज्ड टू रिब्यूक देम, गाली, अरे हट, मेरे ऊपर चढ़ गई है, बैठ गई है, इस तरीके से, ठीक है। सो ये उनका बहुत ही हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर हुआ करता था पूरे दिन का। अब क्या हुआ, अब ये जो बच्चा है इसको अब्रॉड जाना था फर्दर स्टडीज करने के लिए, तो ये 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए इसको जाना था। तो जब पूरी फैमिली इसको ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंची, तो दादी माँ भी गई थी साथ में।
तो दादी माँ ने एक्चुअली कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तो ज़्यादा बातें करती नहीं थी, तो शी वॉज स्टिल बिजी विद द बीड्स ऑफ रोजरी। तो उन्होंने सिर्फ उसको हक किया या किस किया और कुछ बोला नहीं। बट राइटर ने सोचा कि भाई मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ और मेरी दादी की एज भी ऐसी है, सो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं 5 साल बाद भी इनसे मिल पाऊंगा या नहीं। बट ये जो फिजिकल टच था, जो उन्होंने हक किया गुड बाय करते समय, ये उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा इस चीज से। ठीक है, बट 5 साल बीत चुके हैं, दादी अपना मस्त टाइम पास कर रही है 3 चीजों से जो मैंने आपको बताया। 5 साल बाद जब वो पोता वापस आता है, सो दादी इतनी एक्साइटेड हो जाती है, हालांकि बात नहीं कर रही है अभी भी, स्टिल शी वॉज बिजी विद द बीड्स ऑफ रोजरी। लेकिन उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट को कैसे दर्शाया, उन्होंने जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, उनको बुलाया, एक ड्रम वगैरह मंगवाया, जो कि दैट वाज अ वेरी ओल्ड ड्रम, उसको बीट कर रही हैं, उसको जैसे होता है ना कि वॉरियर्स लड़ाई करके वापस आते हैं तो जश्न मनाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से ग्रैंड मदर ने अपने नेबर्स को बुलाया, उनके साथ थोड़ा ढोलक वोलक बजाया, गीत वीत गाए, दे वर ऑल सिंगिंग, तो ये सब चला। बट राइटर ने और उसकी मदर ने दादी को समझाया कि आप इतना ओवर स्ट्रेन मत करो, आप बीमार हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो राइटर को याद है कि शायद वो पहली बार उसने अपनी लाइफ में देखा है कि दादी ने आज यानी कि इनऑडिबल प्रेयर नहीं की, है ना, बट दादी नहीं मानी, अगले ही दिन सुबह वो बीमार हो गई। अब जब वो बीमार हो गई तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शी विल बी फाइन। लेकिन दादी का मानना ये था दैट हर एंड वाज नियर, कि भैया मेरा समय नजदीक है और ये बचे कुचे कुछ घंटे मैं तुम लोगों के साथ बातें करने में व्यर्थ नहीं करना चाहती, तो तुम मुझे ये प्रेयर करने दो। हालांकि सब समझा रहे हैं कि आप रेस्ट करो, इतना स्ट्रेन मत लो, आप प्रेयर मत करो, बट शी डिड नॉट लिसन टू एनीवन। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, वो अपनी प्रार्थना करते रहे लेटे हुए बेड पर। ठीक है, और पता ही नहीं चला सडनली कब उनके लिप्स मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, उनके हाथ से जो बीज ऑफ रोजरी है वो नीचे गिर जाती है और उनकी जो फिंगर्स है वो लाइफलेस हो जाती है। ठीक है, सो जैसे उन्हें पता चला कि दैट ग्रैंड मदर हैज डाइड, तो जो फ्यूनरल का प्रोसेस होता है फिर वो शुरू किया गया। एवरीबडी वाज मॉर्निंग, यानी कि सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो कुछ ही समय में उनकी बॉडी को फ्लोर पर रखा गया एंड देयर वाज अ ह्यूज स्ट्रेचर। उस स्ट्रेचर के ऊपर एक श्राउड, श्राउड का मतलब है रेड कलर का एक क्लोथ, कपड़ा, जिससे डेड बॉडी को, कॉप्स को कवर किया जाता है। तो वैसे कवर करके फ्लोर पे उनको लिटाया गया। और उस समय थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, आई मीन स्पैरोज, वहाँ पे जो उनका कोर्ट यार्ड था वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर तो शी हैज डाइड, तो जो राइटर की मदर है उन्होंने सोचा कि जैसे दादी ब्रेड क्रम्स खिलाती हैं इनको, वैसे ही मैं ब्रेड क्रम्स यहाँ पर उनके लिए डाल देती हूँ। तो उन्होंने खाना डाला, एक भी बर्ड ने नोटिस भी नहीं किया उस फूड को, और कुछ समय बाद, और कोई चिरपिंग की आवाज भी नहीं आई, चहचहाने की भी आवाज नहीं थी, और कुछ समय बाद सारी बर्ड्स वहां से उड़ गई। जो ग्रैंड मदर है उनकी बॉडी को वहां से ले जाया गया फॉर क्रेमेशन, जो फर्दर आगे का काम होता है, फ्यूनरल होता है, उनको दबाने के लिए या फिर जाने के लिए। और नेक्स्ट डे स्वीपर ने वो जो ब्रेड क्रम्स पड़े थे कोर्टयार्ड में, वो स्वीप कर दिए, वो साफ कर दिए। सो दिस इज ऑल, यही चैप्टर था आपका जिसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के जो बीच का रिलेशन है उसके बारे में बताया गया। आपसे इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि विलेज में उनका रिलेशन कैसा था, राइटर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, या क्या डिफरेंस होता है विलेज और प्राइवेट स्कूल्स की या सिटी की एजुकेशन में, या फिर किस तरीके से दादी ने अपने अकेलेपन को, सेक्लूजन को एक्सेप्ट किया, क्या क्या करती थी वो टाइम पास करने के लिए, या फिर आपसे पूछेंगे कि स्पैरोज ने अपने इमोशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो अगर कोई भी डाउट आपको लगता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।